नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ में क्राउन सामान्य ज्ञान के इस बुक का एक नया और एक मोस्ट टाइम पे चैप्टर जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण। उसके बाद हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 9.2 को जिसका नाम है मानव विकास सूचकांक। तो जल्दी से ओपन करिए चैप्टर नंबर 9.1 को और करिए हमारे साथ हाइलाइट्स इस बुक्स को और जानिए उन मोस्ट टाइम पे फैक्ट को जिनकी आपकी आगामी परीक्षा बनने की संभावना बहुत अधिक है। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो वीडियो। पेज नंबर 304 यहाँ पे आपको मिलेगा ये चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण। तो फ्रेंड, हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है ये एक अल्प विकसित और एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को उसके विकास के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे अगर हम बात करेंगे विकास के आधार पर वर्गीकृत हम लोग करते हैं तीन टाइप से। आप इसको लिख लीजिएगा बुक में साइड में कहीं पर। तीन टाइप से, एक होती है आपकी अविकसित जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं अनडेवलप्ड इकोनॉमी। सेकंड आपकी होती है क्या, विकासशील। ठीक है, क्या होती है, विकासशील, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेवलपिंग इकोनॉमी। थर्ड आपकी होती है विकसित अर्थव्यवस्था, ध्यान रखिएगा, विकसित अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं क्या, डेवलप्ड इकोनॉमी। तो वी कैन से दैट अनडेवलप, जो डेवलप ना हुई हो। जैसे आपके काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे कि आपके ध्रुवीय क्षेत्र, आप ध्यान से देखोगे मैप में ज्योग्राफी के अंतर्गत, या फिर आप पढ़ोगे सहारा रेगिस्तान को। ठीक है, वो क्या है, वहाँ की इकोनॉमी कैसी होगी, अनडेवलप्ड होगी। और ऐसा दोस्तों एक महाद्वीप और है जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, जिसे हम बोलते हैं श्वेत महाद्वीप। जब हमने ज्योग्राफी पढ़ी थी उसमें हमने विस्तार पूर्वक उस महाद्वीप को कवर किया था। हम किस महाद्वीप की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं उसका नाम आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वहाँ की इकोनॉमी कैसी होगी, वहाँ की उस स्थान की इकोनॉमी को मिलेगी क्या, अविकसित अर्थव्यवस्था। सेकंड आपके दोस्तों यहाँ पे विकासशील अर्थव्यवस्था। अब ये विकासशील और ये विकसित में क्या डिफरेंस है इसको समझिए थोड़ा सा। इसको आप एग्जाम्पल समझिएगा कि एक स्टूडेंट ए है, ठीक है, और एक स्टूडेंट बी है। बी स्टूडेंट यूपीएससी का टॉपर है, ठीक है, रैंक नंबर 1 लेके आ चुका है। और जो स्टूडेंट ए है इसने अभी अभी तैयारी शुरू की है, इसने फॉर्म भरा है, बस ये बुक्स मार्केट से लेके आ गया, फिर ऑनलाइन कोर्स अभी इसको जुम्मे जुम्मे 1 से 2 दिन खुला हुआ है। तो इसकी तैयारी क्या होगी, इसकी तैयारी का लेवल क्या होगा, ये आपका होगा विकासशील अर्थव्यवस्था। और जो टॉपर है उसकी तैयारी का लेवल क्या होगा, ज्ञान का लेवल क्या हो जाएगा आपका, विकसित ज्ञान होगा इसका। दिस इज कॉल्ड विकसित अर्थव्यवस्था। समझ रहे बेटा बात को मेरी, आई होप सब मेरी बात को समझ पाएंगे, बहुत इजी टास्क है। वैसे क्या होते हैं, कुछ हमारे देश होते हैं जो विकासशील कैटेगरी में आते हैं, जो विकसित बनने की तरफ क्या है, अग्रसर है, लेकिन अभी विकसित नहीं बने हैं। ठीक है, अभी पूरी तरह से इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये भी अग्रसर है इसकी ओर। ठीक है, क्लियर। चलिए, छोटे से एग्जाम्पल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। चलिए, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि विकसित देशों के सापेक्ष में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो पिछड़ी हुई है। सापेक्ष का मतलब कंपैरिजन में। जो विकसित देश हैं जैसे आपका अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जो हमारे पूरे वर्ल्ड में जो बड़े बड़े देश हैं वो सब क्या है, वो सब विकसित देश हैं। हम उनके कंपैरिजन में क्या है, अभी हम विकसित नहीं हुए हैं, अभी हम क्या है, विकासशील देश हैं। तो विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है, इसलिए हम लोग क्या है, विकासशील है। जैसे आपका श्रीलंका पड़ोसी देश जो हमारा था वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया, आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों। आखिरकार वो देश क्या था, एक समय पर वो भी क्या था, विकासशील था, लेकिन अब क्या हो चुका है, पूरी तरह से अनडेवलप्ड इकोनॉमी वो बन चुका है। अब उसका उद्धार कब होगा, कब उसका विकास होगा, वो बताएगा वक्त। ऐसी कौन कौन सी कंट्री हैं दोस्तों जिनको आप लोग विकसित अर्थव्यवस्था में काउंट करते हैं, ये लिस्ट आपको अच्छे से होनी चाहिए याद। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछता है कई बार, प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 में एमपीपीएससी में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा देश है जो विकसित अर्थव्यवस्था दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट इकोनॉमी में नहीं आता है। तो सोचिए एक बार। तो ये लिस्ट आप प्लीज़ ध्यान से इस चीज़ को अच्छे से सर्च करिए, थोड़ा सा आप भी एफर्ट्स मारिए, और जो भी आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं उन सबको आप लोग बुक्स के ऊपर ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 2019 में जो हुआ था वो किस आधार पे हुआ था। एक आपकी होती है न्यून आय वाली अर्थव्यवस्था। अगर किसी भी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यूएस डॉलर 1025 या इससे कम होती है उसे हम बोलते हैं न्यून आय वाली अर्थव्यवस्था। सेकंड आपका दोस्तों, आपको सीधे हाईलाइट करना है उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। अगर वहाँ पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 12,376 या इससे अधिक होती है तो वो कहलाती है उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था।
दोस्तों आप हमारा लगातार बजट पढ़ते होंगे ना, बजट भारत का ये आया था अभी कुछ समय पहले। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो किस कैटेगरी में आती है? न्यून आय वाली में, न्यून मध्य आय वाली में, उच्च मध्य आय वाली में, या फिर उच्च आय वाली में? जल्दी से आप मुझे कमेंट करिएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि बजट का अमाउंट क्या था, वही तो आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। डिफेंस में हुआ, परिवहन में हुआ, योजनाओं में हुआ, इन सब जगहों पर। तो थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट जरूर मारने हैं। ठीक है, ये बुक्स तो हम कवर कर ही रहे हैं, लेकिन बुक्स को हाईलाइट करना, बस केवल रंग देना, रंग बिरंगे रंगों से आपको बोलूँगा मैं हाईलाइटर ले आओ, रंग डालो, नहीं। अपनी समझ को आपने विकसित भी करते हुए चलना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चंस और आप देख रहे हैं लगातार, अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो अर्थशास्त्र का जनक है वो कौन है? वो है एडम स्मिथ। मुझे जस्ट अभी याद आया, आप फटाफट से देखिएगा। एडम स्मिथ ने ही अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। तो धन का विज्ञान है वास्तव में ये। अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। भारत की 55% से अधिक जनसंख्या जो है अपने जीवन के निर्वाह करने के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। वो अलग बात है कि यहाँ पे हमको क्या होती है, छिपी बेरोजगारी दिखाई देती है, हमको यहाँ पे कभी कभी प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखाई देती है, कभी कभी हमको यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी दिखाई देती है, वो अलग बात है। नेक्स्ट पर देश की कुल जनसंख्या का 68.8% से अधिक जो निवास करते हैं व्यक्ति, वो करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत। आपको लगता है कि मेट्रो सिटी में ज़्यादा जनसंख्या होती है गांव के कंपैरिजन में? नहीं। पूरे भारत की जनसंख्या जो है उसका 68% अभी भी क्या है, गांव में रहती है जनसंख्या। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें आपके प्राइवेट, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र वाले क्या होते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं किसी भी राज्य की या फिर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को उन्नत करने के लिए। तीसरी अर्थव्यवस्था दोस्तों आपकी होती है यहाँ पर क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। अब यहाँ पर विकसित देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, बार बार शब्द का प्रयोग किया जा रहा है इस बुक के अंदर। और जिसका आधार क्या होता है, कृषि क्षेत्र का अधिक योगदान, जनसंख्या की अधिक वृद्धि, ये भी कहने की नेगेटिव हमारा इम्पैक्ट है, बेरोजगार श्रम शक्ति का अधिक अनुपात यहाँ पर है, और निर्धनता का अधिक अनुपात हमको भारत के अंदर देखने को मिलता है। इसलिए हमारी क्या है, अर्थव्यवस्था काफ़ी पिछड़ी हुई है। उसके ये सब क्या है, क्राइटेरिया हैं। वजह क्या है, यहाँ बताया गया है। जनसंख्या लगातार बढ़ेगी, रोजगार नहीं मिलेगा। जैसे अब लगातार देखते हैं कि अब तो स्टेट पीछे जैसे एग्जामों का लेवल भी इतने हाई कर दिया गया है कि सिलेक्शन हो ही ना बच्चों का। 2023 में सी सेट का कभी आप पेपर उठा के देखिएगा, उसको ध्यान से सॉल्व करने का ट्राई करिएगा, आप खुद बोलोगे वास्तव में पेपर का लेवल काफी हाई था 2023 में। इसके अलावा दोस्तों आपका यूपी पीएससी का एग्जाम हुआ 2023 में ही, प्रीलिम्स वाला क्वेश्चंस। ठीक है, जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसको लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत भी थे, उन्होंने आंसर की जनरेट तक कर दी, रिजल्ट दे भी दिया, उसको लेकर के भी धरना चला कुछ दिन पहले। मतलब मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और वैकेंसी है नहीं, और लाखों बच्चे फॉर्म भरे, तो किस तरह से छटनी होगी। तो अब दोस्तों जॉब के निकलने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिलेक्शन देना। जॉब का जो पहला एग्ज़ाम होता है उसका अर्थ केवल अब यही होता है, कैसे हम लोग छाटें बच्चों को, कैसे हम लोग खरपतवार काटें। कुछ लोग तो भीड़ का हिस्सा वैसे ही होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, फॉर्म भर दिया, पता ही नहीं कि तैयारी कर रहे नहीं कर रहे। ठीक है, कुछ लोग की मजबूरी होती है कि जॉब करते हैं, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, वो अलग बात है। लेकिन कुछ लोगों के पास टाइम भी होता है कि वो पढ़ते नहीं है। क्या कर रहे हैं वो अपने जहाज़ चला रहे हैं। अगर आपको कोई खुद का बिजनेस कुछ है, पहले आप जहाज़ चलाओ, बाद में पढ़ लेना, क्या दिक्कत है इस चीज़ से। तो आप भीड़ का हिस्सा हैं या पढ़ने वाले स्टूडेंट का हिस्सा हैं, या फिर आप सिलेक्शंस वाली लिस्ट का हिस्सा हैं, वो आप खुद डिसाइड करिएगा। बाकी ज़्यादा हम प्रवचन देंगे नहीं, क्योंकि कोई आस्था चैनल तो है नहीं। चलो अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। पहला दोस्तों है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन, पूंजी, श्रम, भूमि पर निजी अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है इस पर। सेकंड आपका है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इनमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आप बोल सकते हो कि स्टार्टिंग में जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो एक्स वाई जेड का उत्पादन करता है, और उस उत्पादित वस्तु का उपभोग हर जनता करती है। तो वो आवश्यकता पड़ने पर रेट बढ़ा सकता है, उसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, मजबूरी का वो इंसान फ़ायदा भी उठा सकता है, ये भी हो सकता है। तो लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, यहाँ पर पूरा अधिकार सरकार के पास होगा। एक होती है बंद अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पूरी तरह से क्या होता है, बंद होता है। ना ही हमको किसी की हेल्प चाहिए, ना हम किसी को भेजेंगे सामान, ना हम किसी से लेंगे। जो हमारे देश के अंदर आता है, ऐसी अर्थव्यवस्था में किसी बाहरी देश से किसी प्रकार की हेल्प नहीं ली जाती है। हमारे देश में जो उत्पादन हो रहा है हम उसका करेंगे उपभोग,
बस ये करेंगे हम, अपने तक ही सीमित है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो फिलहाल ज़्यादा मन लगा करके कि देखो कहीं ना आवश्यकता पड़ती है, अन्य देशों की आवश्यकता पड़ती है। हम भी आज के टाइम पर काफ़ी सारी चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड हैं, तभी हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, तभी हम लोग अभी इस समय विकासशील कैटेगरी में आ चुके हैं। बट कुछ देश होते हैं कि ठीक है यार हम बाय करेंगे तो फिर उसे फिर मतलब वही है, पेमेंट कहाँ से करेंगे, कैसे कर्जा लेंगे। आईएमएफ भी जो होता है ऋण जो दे देता है ना, आईएमएफ वगैरह भी, ये वर्ल्ड बैंक वगैरह भी, तो ये सब देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ऋण देते हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले पाकिस्तान को आवश्यकता थी ऋण की, बहुत बुरी हालत चल रही है, तो उसको पाकिस्तान ने कई देशों से रेफरेंस लगाया कि हाँ भी आईएमएफ को बोलो कि ऋण देगा। पहली बार उसका क्या हो चुका है, ऋण पहले वो हो चुका है, फॉल्टी हो चुका था, पिछली पेमेंट उसने करी नहीं थी तो आईएमएफ ने बंद कर दिया था। तो ये आपने शायद न्यूज़ पढ़ी होगी, बाकी हमारा मुद्दा है नहीं इस बुक को पूरा करवाना मुझे किसी भी हालत में, तो थोड़ा सा मूव करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ना आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसको चलो बाद में बताऊंगा मैं, अभी जरूरी इतना नहीं है। हाँ, मानव विकास सूचकांक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं यूएनडीपी, इसकी फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखिएगा। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशंस यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है, एग्जाम में पूछी जाती है। इसके द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक, जिसे हम बोलते हैं एसडीआई, का प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, इनका नाम है महबूब अल हक, द्वारा किया गया था। और इसके अंतर्गत निम्न 3 प्रकार के सूचकांक आते हैं। पहला आपका आता है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, सेकंड आता है शिक्षा सूचकांक, थर्ड आपका आता है आय सूचकांक। अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे जो आपका ये यूएनडीपी है, इसका विकास कब हुआ था, किस वर्ष यूएनडीपी का विकास हुआ था? कोई बच्चा बताएगा मुझको? सोचिए भाई। देखिए यूएनडीपी इस्टेब्लिश हुआ था आपका 22 नवंबर 1955 को, और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? यूएस में। कहाँ पर हुआ था? यूएस में। 1965, 22 नवंबर, लिख लो इसको, बहुत प्यारा क्वेश्चन ये है। उसके बाद दोस्तों इसने क्या करा, इसके अंतर्गत निम्न 3 सूचकांक होते हैं जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, मानव सूचकांक तैयार करते हैं, ठीक है, रेडी करते हैं। यूएनडीपी ने ये कहा था। यहाँ पर हम बात करेंगे जीवन प्रत्याशा सूचकांक है क्या। ये सूचकांक किसी देश की जनसंख्या का जन्म के समय सापेक्ष जीवन प्रत्याशा की उपलब्धि का मापन होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे आपके जीवन का सूचकांक क्या है, जब आप 1 साल के थे क्या था आपके पास? सोचिए। अब आप लोग 20 साल के हो चुके हो या 22 साल के हो चुके हो, तो ये जो कंपैरिजन होता है, जो ये आपका विकास दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, अब आप अपने पैरों पे चलना आपने शुरू कर दिया होगा शायद 20 साल तक, तो है ना, अच्छे से बोलना सीख लिया होगा, सही गलत का आपको फैसला आ गया होगा, कौन सा फॉर्म भरना है, किस फॉर्म के लिए आप कैपेबल हैं, वो आपको समझ आ चुकी होगी, किस टीचर से पढ़ना है, कितने घंटे किस टॉपिक को देना है, सब्जेक्ट को देना है, वो आपको चल गया होगा पता। तो ये क्या है, ये आपके जीवन प्रत्याशा जो सूचकांक है, जो आपका क्या हो रहा है, इस जे कर्व की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये कर्व आपका है तो आपके जीवन प्रत्याशा सूचकांक काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा है। अगर आपका सूचकांक ऐसे जा रहा है तो ये गलत है, ये नेगेटिव है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। बाकी शिक्षा सूचकांक में दोस्तों क्या होता है, इसके अंतर्गत 2 आंकड़े हम करते हैं इंक्लूड। पहला आपका होता है 25 वर्षीय वयस्क द्वारा स्कूल में बिताए गए वर्ष ठीक है। जैसे कि किसी व्यक्ति की उम्र 25 साल हो चुकी है, अब उससे जाके हम पूछेंगे कि भाई तुम्हारी एजुकेशन क्या है, वो बोलेगा सर मैं 8वीं पास हूँ, तो उसने 8 साल अपने स्कूल में बिताए हैं, कहने करती है। कोई बोलता है कि मैं तो सर 12वीं पास हूँ, तो उसने 12 साल बिताए हैं। तो एक तो ये हो गया क्राइटेरिया। और उसके बाद होता है कि 5 वर्षीय बालक के द्वारा अपने जीवन में स्कूल में बिताए जाने वाले कितने वर्ष हैं। वैसे इसकी आवश्यकता थी नहीं, 25 वर्ष वाले से सीधे पूछ करके हम लोग काउंट कर सकते थे इस चीज़ को, लेकिन फिर भी इसका भी कुछ वजह रही होगी दोस्तों कहीं ना कहीं। सो 5 वर्ष इसलिए लिया है क्योंकि 5 वर्ष कहते हैं कि एक सही एज लिमिट होती है स्कूल में एडमिशन लेने के। अगर 5 वर्ष के बच्चे ने पूछ रहा हूँ कि आपने एडमिशन लिया, वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, तो ये कहीं ना कहीं डिसबैलेंस कर रहा है हमारे किसको, मानव विकास सूचकांक को। तो ये क्राइटेरिया रखा गया है कि इस वर्ष तक कम से कम किसी भी बच्चे का स्कूल में एडमिशन्स हो जाना चाहिए। अब तो खैर प्री हो गया, यूकेजी हो गया, एलकेजी हो गया, अब तो बहुत सारी प्री क्रैच हो गया, बहुत सारे मतलब पेरेंट्स वगैरह अब तो स्टार्टिंग से एजुकेशन पे पूरा फोकस करते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है कि आखिरकार भारत के ऐसे कौन से 5 राज्य हैं जहाँ पर एजुकेशन रेट सबसे अधिक है, शिक्षा दर सबसे काफ़ी अधिक है, लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है। उन सब का सही क्रम आप मुझे लिख के भेजिए, देखते हैं कितने बच्चों को मालूम है। नहीं मालूम है गूगल करिए, थोड़े तो एफर्ट्स आप भी मारिए। और सबसे कम साक्षरता दर किन राज्यों की है?
बताइए। पॉज कर लीजिए वीडियो को, सोच लीजिए, सर्च करिए। नहीं आएगा याद तो सर्च करके मिल जाएगा आपको आंसर। उसके बाद आप मुझे कमेंट करिए। जैसे ही आप कमेंट करोगे आपको लंबे समय तक हमेशा के लिए ये डाटा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। बाकी जिसको लगता है कि यार क्यों करें टाइप भी, हम तो घिस जाएंगे, रबड़ है, तो वो अलग बात है। वो फिर प्लीज़ ऐसे बच्चे बिल्कुल भी टाइप ना करें। चलो अभी बात करते हैं सूचकांक का मान क्या होता है। सूचकांक का मान दोस्तों हमेशा जो होता है 0 से 1 के बीच में होता है। मानव विकास सूचकांक का मान क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। अब 0 और 1 से संबंधित हमको एक चीज़ और आती है, याद क्या आती है, ये हमको आती है बाइनरी डिजिट। क्या होती है, 0 एंड 1 होती है। याद आ गया तो बस। 0 और 1 के बीच में मानव विकास सूचकांक का मान होता है। जिस देश का सूचकांक का मान जितना अधिक होगा वह देश मानव सूचकांक की श्रेणी में उतना ही ऊंचा होगा। अब यहाँ पे कुछ कैटेगरी दी गई है, अत्यधिक उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है। सूचकांक का मान की मानव विकास सूचकांक की इकाई क्या होती है, 0 एंड 1 के बीच में होती है इसका मान। और जितना अधिक मान उतना अधिक क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो हमारा मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है 2020, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के वर्ष 2020 के मानव विकास रिपोर्ट विश्व भर में जारी की गई और विश्व के कुल 189 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक इसमें आकलित किए गए हैं, जिनमें भारत का स्थान 131 है। अभी आप इसको हाईलाइट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हर वर्ष एक बार मानव विकास सूचकांक जो होता है जारी होता है, उसमें रैंक आपकी फ्लक्चुएट होती है। इसलिए इस चैप्टर में यही चीज़ें बताई गई हैं कि किसकी रैंक क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। सबसे नीचे राष्ट्र कौन से हैं, तो ये डाटा शेयर किया गया था। इस बुक में केवल जो भी है बताया गया वो अपने अकॉर्डिंग चलो ठीक ही कह सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे आपको इतना देखिए, हैप्पीनेस इंडेक्स, सकल राष्ट्रीय खुशहाली, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सकल राष्ट्रीय खुशहाली की अवधारणा हमने कहाँ से ली है, हमने केवल भूटान से ली है। ठीक है। और जो हैप्पीनेस इंडेक्स जो है दोस्तों, इसको आपको करंट अफेयर के तहत पढ़ना है। मानव विकास सूचकांक आप करंट अफेयर के तहत पढ़ोगे। इस डाटा को आप चाहो तो हाईलाइट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रीय आय। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत ही छोटा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बुक्स को हाईलाइट किया होगा। अगर बुक्स आपके पास में नहीं है तो मार्केट से जाके बुक्स को बाय करिए। बाकी जो कि पेड प्रमोशंस नहीं है, अगर आपको लगता है कि पेड प्रमोशंस ये वीडियो है तो ऐसे बच्चे प्लीज़ बुक को मार्केट से बाय बिल्कुल ना करें। वीडियो देखना चाहे तो देखिएगा, नहीं देखना चाहे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं हमको। ठीक है। मैं बिल्कुल कटाक्ष बोल रहा हूँ, ये कटाक्ष मार रहा हूँ मैं आपको। जो बच्चा पढ़ने वाला है उसकी आंखें पहले से खुली होती हैं, उसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता होती भी नहीं है। और जिसे नहीं पढ़ना होता है वो कोई ना कोई अपना एक्सक्यूज़ ले लेता है, बाहर गर्मी गर्मी बहुत ज़्यादा है, या शायद उनके पास बुक्स नहीं मिलेगी। अब मैं दिल्ली जाऊँगा तो बुक्स लेके आऊँगा, ना आप दिल्ली आओगे ना बुक्स लेने आओगे, ना आप दिल्ली आ पाओगे, ना आपके पास बुक्स आएगी, ना आप इस वीडियो को फॉलो कर पाओगे। तो फिलहाल दोस्तों सिंपल जो ओल्ड स्टूडेंट है वो ध्यान रखिएगा कि वो प्लेलिस्ट को तरीके से फॉलो करिएगा और मुझे सीधे पिक ले करके आप मुझे पर्सनली आज टेलीग्राम पे सेंड करेंगे। ठीक है। ओल्ड स्टूडेंट के लिए, बाकी जो न्यू स्टूडेंट है वो फैसला खुद करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फॉलो करना है फिर ना करना वो आपके ऊपर है। ठीक है। धन्यवाद।